नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एनसीईआरटी क्लास 12 का सॉल्यूशन में। तो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन विस्तार में डिस्कस करने वाला हूँ। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में समस्या हो तो आशा करता हूँ यहाँ से मिट जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव, जिसको इंटीग्रल भी कहते हैं, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। यानी कि बिना फॉर्मल इंटीग्रेशन यूज़ किए सिर्फ देख के इंस्पेक्शन से आंसर बताना इंटीग्रेशन का। तो पहला बात तो ये sin 2x का इंटीग्रेशन, यानी कि sin 2x dx। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है भाई? इंटीग्रेशन से ऐसा कुछ फंक्शन हमारे पास आता है जिसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो हमको ये वाला फंक्शन मिलेगा। इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। तो इंस्पेक्शन से चेक करने का मतलब ये है कि भाई ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है जिसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो sin 2x आए। तो यहां से ही हमारे पास उठ के आएगा कुछ सोल्यूशन। तो सपोज मैं अगर बताऊं तो cos x जो होता है, cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस sin x होता है, यानी कि माइनस cos x का डेरिवेटिव होता है sin x। तो अगर मैं sin 2x का बात करूं ना तो माइनस cos 2x का डेरिवेटिव होनी चाहिए, लेकिन माइनस cos 2x का डेरिवेटिव होता है sin 2x और बाहर एक 2 लग जाता है। चेन रूल से 2x का भी फिर से डेरिवेटिव होता है। यानी कि अगर मुझे sin 2x लाना है किसी भी इंटीग्रल से, तो इसका मतलब क्या है? हमें माइनस ऑफ हाफ cos 2x लिखना होगा, क्योंकि माइनस ऑफ हाफ cos 2x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ही हमारे पास sin 2x आएगा। देखिए, इसी को इंस्पेक्शन कहते हैं। तो इंस्पेक्शन से हमारे पास इसका जो इंटीग्रेशन आ गया यह माइनस हाफ cos 2x प्लस c। आशा करता हूँ आपको पूरी तरीके से ये बात समझ में आ गया। इसी तरीके से दूसरा प्रॉब्लम भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन से हमको देखना है, मतलब फिर से उसी तरीके से ऐसा एक फंक्शन जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो cos 3x आए। इसका मतलब सपोज मैं अगर sin 3x को डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास 3 cos 3x आएगा, लेकिन मुझे सिर्फ cos 3x चाहिए तो मुझे 1/3 sin 3x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए कितना आसानी से इसका आंसर 1/3 sin 3x प्लस c आ जाता है। इसी को इंस्पेक्शन कहते हैं। आपने देखा, आपने कुछ यहाँ वहाँ एडिट किया, बस आपके पास आ गया। तीसरा सवाल पे आ जाते हैं। तीसरा सवाल में है e⁻²x dx। इसको हमको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे फिर से आप देखिए कि e⁻x जो है ना, इसका डेरिवेटिव e⁻x ही होता है। आप कितना भी डेरिवेटिव निकाल ले इसका। अगर मैं e⁻2x कहूँ तो चेन रूल से इसका जो डेरिवेटिव आता है यह आता है 2e⁻2x। तो अगर मैं हाफ e⁻2x को डिफरेंशिएट करूँ तो हमारे पास e⁻2x आएगा। यानी कि हाफ e⁻2x को डिफरेंशिएट करने पे हमारे पास e⁻2x आता है। तो हाफ e⁻2x प्लस c ये होगा इसका इंटीग्रेशन, प्लस c ये कांस्टेंट, चूंकि ये चाहिए होता है हमें इंडेफिनिट इंटीग्रल में। तो आप ये समझ सकते हैं कि इंस्पेक्शन से कैसे आपके पास इसको ऐसा एक फंक्शन मिल जाए जिसको डिफरेंशिएट करने पे ये फंक्शन मिले। अच्छा भाई, चौथी प्रॉब्लम देख लेते हैं। उसी तरीके से हमारे पास है ax प्लस b का होल स्क्वायर। इसका हमें इंटीग्रेट करना है इसको। तो फिर से देखिए, ऐसा कौन सा फंक्शन हो सकता है भाई जिसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ax प्लस b आए? तो हमको ये देख के ही पता चल जाता है, एक आइडिया तो लग जाता है कि भाई कुछ क्यूबिक फंक्शन होगा, क्योंकि एक क्यूब का ही डेरिवेटिव स्क्वायर आता है। एक क्यूब है उसका ही डेरिवेटिव स्क्वायर में आता है। तो x³ का जैसे 3x² आता हो, ठीक ऐसे। तो हम थोड़ा सा ऐसे अंदाजा लगाते हैं कि चलो भाई, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ क्यूब है। तो अगर मैं ax प्लस b होल क्यूब मान लूँ, जस्ट एजम्पशन में, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आता है 3 टाइम्स ax प्लस b होल स्क्वायर, और साथ ही साथ ये ax प्लस b का डेरिवेटिव जो कि है a। तो बेसिकली हमारे पास ये आता है 3a इंटू ax प्लस b का होल स्क्वायर, जहाँ पे 3a कांस्टेंट है। तो क्या मैं ऐसे बता सकता हूँ इंस्पेक्शन से कि 1/3a टाइम्स ax प्लस b होल क्यूब
इसका डेरिवेटिव निकालने से ax प्लस बी होल स्क्वायर आएगा। जी हाँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, और यही मुझे करना है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि 1/3a टाइम्स ax प्लस बी होल क्यूब अगर मैं कर दूँ तो इसका डेरिवेटिव जो हमारे पास आ जाता है वो है ax प्लस बी होल स्क्वायर। इसी को इंस्पेक्शन कहते हैं, कि हम देख के हम उल्टा तरीके से इसका आंसर को अप्रोच करें। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगता है, और जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका जो इंस्पेक्शन की क्षमता है वो उतना स्ट्रांग होता जाएगा। अच्छा, देख लेते हैं हम आखिरी प्रॉब्लम जो है 5th वाला। तो भाई 5th वाला भी बड़ा आसान है। तो 5th में हमको क्या दिया है, sin 2x माइनस 4e⁻3x। इसको हम इंटीग्रेट करने के लिए दिया है। अब वैसे तो हम इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन हम तोड़ेंगे नहीं, हम एक बार में इंस्पेक्शन से करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दो फंक्शंस हैं, sin 2x और 4e⁻3x। तो ऐसा फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने पे sin 2x ये होगा पहला पार्ट आंसर का, और ऐसा एक फंक्शन जिसको डिफरेंशिएट करने पे 4e⁻3x ये होगा दूसरा पार्ट आंसर का। इतना ही आसान है। तो कैसे हम करेंगे, देखिए पहले sin 2x का देखते हैं। अभी हमने किया, अगर हम -1/2 cos 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास sin 2x आएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं -1/2 cos 2x, ये पहला पार्ट माइनस। फिर हमारे पास है 4e⁻3x। कौन सा फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये 4e⁻3x आ पाता है। तो 4 तो एक कांस्टेंट है। मैं अगर 1/3e⁻3x इस चीज़ को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ, यानी कि 4/3e⁻3x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे पास आता है 4e⁻3x। तो यहाँ से मैं 4/3e⁻3x ला सकता हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन प्लस और माइनस में बिल्कुल डिवाइड किया जा सकता है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पे चूंकि माइनस था तो ये भी सब्ट्रैक्शन हो गया, प्लस c ये हो गया हमारे पास आंसर। आशा करता हूँ आपको ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और ज़रा सा भी कोई डाउट नहीं हो। तो इंस्पेक्शन ऐसे ही किया जाता है। अब आप आ जाते हैं 6वें सवाल से। तो 6वें सवाल से अगर हम देखें तो हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करके ही करेंगे। तो 6वें सवाल पे हमारे पास है 4e⁻3x + 1dx। सबसे पहले इसको हम बांट लेते हैं, 4e⁻3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1dx। तो 4 तो एक कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x होगा e⁻3x/3 और प्लस 1dx, यानी कि एक कांस्टेंट जो है 1। तो कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन वो होगा कांस्टेंट टाइम्स x, तो 1 टाइम्स x यानी कि x प्लस c। ये हो गया आपका 6वें सवाल का आंसर। 7वें सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है x² टाइम्स 1 - 1/x² dx। ट्रिक कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको x² यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो आपके पास जो फंक्शन फिर से आप रीराइट कर सकते हैं वो होगा x² माइनस x² टाइम्स 1/x² जो होगा 1 dx। तो यहाँ से x² dx आपके पास आ जाता है और माइनस 1 dx आ जाता है। तो फिर से x² का अगर आप इंटीग्रेशन करें तो फार्मूला से डायरेक्टली आप जानते हैं कि x to the power n dx का फार्मूला होता है x to the power n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 + c। इसी को हम अप्लाई करते हुए x³/3 पा सकते हैं, और माइनस 1 dx का जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो होगा x + c। आगे आपका धड़ाक से आंसर कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है ये। उसके बाद हमारे पास आया ax² + bx + c dx। तो फिर से आप इसको बांट दें अलग अलग से, ax² dx प्लस bx dx प्लस c dx। तो a तो एक कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, सब निकल जाएगा। तो a बचा रहेगा अंदर x² dx जिसका इंटीग्रेशन होगा x³/3 प्लस b आपके पास यहाँ पे है वो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, और आखिरी में c जो है कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा x के साथ, और प्लस कुछ भी आप एक कांस्टेंट दीजिए लेकिन वो c नहीं दीजिएगा क्योंकि c ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है कांस्टेंट, तो आप c' दे सकते हैं ऐसे। तो ये तीनों सवाल आपका हो गया, बहुत ही आसान था। अब आ जाते हैं 9th क्वेश्चन पे। तो 9th एकदम लल्लू सवाल है। तो 2x² + e⁻x dx। तो इसको बेसिकली बांट दे 2x² + dx प्लस e⁻x dx में। तो 2 तो बाहर आ जाएगा और x² dx आपका बचा रहेगा, तो x² dx का होगा x³/3, और e⁻x का चूँकि डिफरेंशिएशन भी e⁻x होता है तो इसका इंटीग्रेशन भी e⁻x ही होगा।
तो ये हो गया हमारे पास 2/3 एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, ये हो गया आपके पास। वैसे ही एक फालतू सा सवाल है 10वां सवाल। फालतू सा मेरा मतलब है बहुत ही आसान है, आप ऐसे ही चुटकियों में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास पूछा है कि इसका स्क्वायर dx का आंसर क्या होगा। वैसे देखने में डरावना लग सकता है, लेकिन ट्रिक है इसको जस्ट खोल देने में और कुछ भी नहीं। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है। a माइनस बी होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस इतना ही था, पूरा सीक्रेट इसमें है। तो रूट एक्स और 1/√x तो कट गया, और रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर होगा x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर होगा 1/x, और यहाँ पे -2 आपके पास हो गया। अब इसको अगर अलग अलग करके सॉल्व करेंगे तो x dx प्लस 1/x dx माइनस 2 dx ऐसा हो गया। अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो x का इंटीग्रेशन होगा x² 2 प्लस 1/x। आप देखे हैं कि ये होगा log x, जो नेचुरल लॉग होगा यही बेस होगा इसका, इसको ln भी कहते हैं। और -2 एक कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c। ये होगा इसका आंसर। देखिए कितना आसान तरीके से ये आ गया आपके पास। आखिरी सवाल है 11वां। तो भाई 11वीं सवाल का उत्तर कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है द फर्स्ट आउटसेट, लेकिन जब आप देखेंगे तो ये फिर से बिल्कुल आसान है। आप क्या करेंगे, ये x² को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया x³ जो है x प्लस 5x² हो गया 5 माइनस 4/x²। अलग कर दीजिए इसे, तो ये हो गया x dx प्लस 5 dx और माइनस x 1/x² का मतलब है x टू द पावर -2। तो यहाँ पे बेसिकली 4x टू द पावर -2 dx आपके पास। तो x dx तो हो गया x² 2 प्लस 5 dx हो गया 5x माइनस 4, और x टू द पावर -2 होगा x टू द पावर -3/3, जिसको आप लिख सकते हैं प्लस 4/3। तो प्लस 4/3 x टू द पावर -3, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x² 2 प्लस 5x प्लस 4/3x³ और प्लस सी कांस्टेंट देना ना भूलिएगा। तो ये था 11th का सॉल्यूशन। बस इतना ही आसान है, और आपको ऐसे ही सारा सवाल करते जाना है। बाकी का प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं। जब भी मैं यह करता रहूँगा आपको पता चलेगा कि ये कितना आसान सवाल है। तो सबसे पहले इस सवाल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई √x। तो √x का मतलब हमको ये ख्याल में रखना चाहिए, √x का मतलब कुछ भी नहीं, x टू द पावर हाफ है। इसी को हम इस्तेमाल में लाएंगे। तो इसको हम पहले तो बांट देंगे। मैं यहाँ पे सीधा सीधा लिख रहा हूँ अभी सोल्यूशन, आपको आशा करता हूँ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे होगा इंटीग्रेशन ऑफ x³ बाई √x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x बाई √x dx प्लस 4/√x dx। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए x³ डिवाइडेड बाई x टू द पावर हाफ। आप जानते हैं एक्सपोनेंट का फॉर्मूला से होगा 3 माइनस हाफ, जिसका मतलब है 5/2। ये आ गया x टू द पावर 5/2 dx प्लस ये आ गया x/√x, जिसका मतलब है 3x। देखिए x/√x का मतलब है x टू द पावर 1/x टू द पावर हाफ, यानी कि x टू द पावर हाफ। x टू द पावर हाफ मतलब √x ही हो गया वैसे। और यहाँ पे है 4/√x यानी कि 4x टू द पावर -हाफ dx। अब x टू द पावर 5/2 dx यानी कि x टू द पावर 5/2 प्लस 1 जो होगा 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 प्लस 3 टाइम्स x टू द पावर हाफ dx का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 4x टू द पावर -हाफ होगा 4 टाइम्स x टू द पावर -1/2 प्लस 1 यानी कि 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस सी आखिर में हो जाएगा। यहाँ से हम पा सकते हैं, ये होगा 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस 3 कट गया 2x टू द पावर 3/2 प्लस 8x टू द पावर हाफ प्लस सी। यह हो गया आपका पूरा आंसर। बस इतना ही आसान है। 13th पे आ जाते हैं। तो ये 13th सवाल आपका कैसा है, देखिए x³ -x² प्लस x -1 बाई x -1 dx। क्या करना, सबसे पहले आप x² को कॉमन ले लो, तो x -1 आ गया और प्लस x -1 आ गया। अच्छा, यहाँ से आप x -1 को कॉमन ले सकते हो न्यूमरेटर से, बचा रहेगा आपके पास x² प्लस 1 और नीचे तो x -1 है ही। तो देखिए x -1 कट जाता है क्योंकि x = 1 हो नहीं सकता। तो आपके पास जो पूरा इंटीग्रेशन है वो बेसिकली कुछ भी नहीं, सिर्फ
एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन दे रखा है, तो जिसको आप स्प्लिट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का dx एक्स स्क्वायर dx तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, 1 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और प्लस c, ये होगा आपके पास पूरा जो आंसर। इतना आसान है, आशा करता हूँ 13 आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं 14th पे। तो 14th सवाल कैसा है, फिर से बहुत ही सरल है और कुछ भी नहीं। 1 माइनस एक्स टाइम्स रूट ऑफ एक्स, तो रूट ऑफ एक्स मतलब एक्स रेस्ट टू द पावर हाफ, तो इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स रेस्ट टू द पावर हाफ आ गया, और माइनस एक्स टाइम्स एक्स रेस्ट टू द पावर हाफ, यानी कि एक्स रेस्ट टू द पावर 3/2 और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे एक्स रेस्ट टू द पावर 3/2 dx आ गया, तो x रेस्ट टू द पावर हाफ dx का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, माइनस x टू द पावर 3/2 का इंटीग्रेशन होगा x टू द पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस c। तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपके पास 2/3 x टू द पावर 3/2 माइनस 2/5 x टू द पावर 5/2 प्लस c। बस इतना है। 15वां सवाल में आपके पास है रूट एक्स टाइम्स, ठीक इसी तरीके से रूट एक्स मतलब ही एक्स टू द पावर हाफ, आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, देखिए आपको इस कॉन्फिडेंस से सवाल को सॉल्व करना है और इतना आसानी से हो सकता है हर एक सवाल। सो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू द पावर हाफ, यानी कि एक्स टू द पावर 5/2 प्लस 2 टाइम्स एक्स टू द पावर हाफ, यानी कि 2 टाइम्स एक्स टू द पावर 3/2 और प्लस 3 टाइम्स एक्स टू द पावर हाफ। ये हो गया आपके पास 15 का आंसर। तो 3 को आप अगर बाहर निकाल दे तो एक्स टू द पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 बाई 5/2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 बाई 3/2 हो जाएगा, सॉरी 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c आपके पास हो जाएगा। आप वही एक ही फॉर्मूला लगाए जा रहे। तो ये हो गया 6/7 एक्स टू द पावर 7/2 प्लस 4/5 x टू द पावर 5/2 प्लस 2 x टू द पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया आपके पास पूरा आंसर। जी हाँ, इतना ही आसान है। आ जाते हैं 16 सवाल पे, ये और भी आसान है। पूछेंगे मुझसे 16 सवाल कैसे बनेगा, मैं बोलूँगा बहुत आसानी से बनेगा। तो 2x dx का इंटीग्रेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3 cos x, तो 3 तो निकल जाएगा और cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x और प्लस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा प्लस c। आ गया एक लाइन में आपके पास आंसर। देखता हूं 17वां सवाल पे, कैसे कौन रोक सकता है आपको, आप अगर बैठ जाए फॉर्मूला का लिस्ट लेके। तो 2x स्क्वायर, तो 2 तो कांस्टेंट है और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाई 3 माइनस 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन आपके पास होगा माइनस ऑफ cos x और 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर निकल जाएगा, रूट x जो है यानी कि x टू द पावर हाफ वो आपके पास इंटीग्रेशन में आएगा x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c। तो आपको देखिए एक लाइन में मिल जाता है ये 2/3 x क्यूब प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x टू द पावर 3/2 प्लस c। आ गया आपके पास आंसर। इतना आसान है दोस्तों। 18वां देखते हैं। देखिए इसको कुछ नहीं करना, आप बस इस sec x को यहाँ पे डाल दीजिए अंदर। तो यह गया sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x dx। तो हर दोनों का आपको पता है। पहली बात तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और sec x tan x आपके पास कुछ नहीं, sec x tan x होता है sec x का डेरिवेटिव, तो sec x tan x का इंटीग्रेशन होगा sec x और प्लस c। हो गया, एक लाइन में आपके पास आ गया, एक लाइन भी नहीं लगा शायद। अब आपके पास है 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन में आपके पास है sec स्क्वायर x बाई cosec स्क्वायर x dx। लग सकता है कि टफ है भाई, नहीं होगा, कैसे होगा। देखिए कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ पे sec स्क्वायर x को आप बस साइन और cos के फॉर्म में लिख दीजिए। तो cosec स्क्वायर x होगा 1 बाई साइन स्क्वायर x, sec स्क्वायर x होगा 1 बाई cos स्क्वायर x। तो ये बेसिकली साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x है, यानी कि ये सिर्फ आपको tan स्क्वायर x dx पूछा है और कुछ भी नहीं। सो tan स्क्वायर x को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, तो हम tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1। तो tan स्क्वायर x को हमने लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब sec स्क्वायर x हम जानते हैं इसका इंटीग्रेशन होगा tan x, 1 का इंटीग्रेशन होगा सिर्फ x और प्लस c। आपके पास आ गया धड़ाक से 19th का आंसर। देख लेते हैं 20th सवाल।
आप ऐसे टेंशन फ्री होकर बैठेंगे तो हर एक सवाल बन जाएगा। 20th देख लेते हैं क्या है भाई। ये जो cos स्क्वायर x है इसको अंदर डाल दीजिए। कैसे ये सब समझ में आता है भाई? प्रैक्टिस करते करते, धीरे 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 देखते देखते प्रैक्टिस करते करते आ जाता है ये। तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि 2 बाई cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बाई cos स्क्वायर x dx। भाई 1 बाई cos स्क्वायर x तो sec स्क्वायर x होता है, तो ये तो आ गया भैया 2 sec स्क्वायर x माइनस 3 sin x बाई cos स्क्वायर x। देखिए cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं cos x टाइम्स cos x, तो sin x बाई cos x आपके पास आ गया tan x, और 1 बाई cos x आपके पास पहले से है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 sec x tan x, क्योंकि 1 बाई cos x होता है sec x। ये आ गया आपके पास dx, यानी कि आपके पास है 2 sec स्क्वायर x माइनस 3 sec x tan x। तो बिल्कुल लल्लू लोपट सवाल है, कर दीजिए। देखिए तो 2 sec स्क्वायर x यानी कि 2 tan x, क्योंकि tan x का ही डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, माइनस 3 sec x tan x, फिर से माइनस 3 sec x प्लस c। आपके पास आ गया ये आंसर। बस फॉर्मूला का लिस्ट लेके बैठिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला धड़क से आपके पास हर एक सवाल बन जाता है। ऐसे इतना आसान है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इसमें, फालतू है। अच्छा चलिए अब देख लेते हैं जो बाकी का सवाल है वो भी। तो आपके पास इस एक्सरसाइज में बचा हुआ आखिरी बस 2 क्वेश्चंस है, बस, और कुछ भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे बोला है एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स। फिर से फालतू सवाल है, यानी कि एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल, तो रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, यानी कि एक्स टू द पावर हाफ डी एक्स, और 1 बाई रूट एक्स मतलब एक्स टू द पावर माइनस हाफ डी एक्स। तो इसको ही बस इंटीग्रेट करना है, तो एक्स टू द पावर हाफ को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1, और एक्स टू द पावर माइनस हाफ को इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस हाफ प्लस 1 बाई माइनस हाफ प्लस 1। तो आपके पास यहाँ पे आ जाता है एक्स टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। यहाँ पे आपके पास आ जाता है एक्स टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। तो यह तो आपके पास आ जाता है 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 2 एक्स टू द पावर हाफ प्लस सी। आपके पास यह आंसर ऑप्शन सी आ जाता है, आके बंद करके। आखिरी सवाल एक्सरसाइज 7.1 का, तब ऐसे ही हो जाएगा। देखिए 30 मिनट भी नहीं लगा आपको, पूरा एक्सरसाइज मैं एक्सप्लेन करके करा दिया। आप बैठेंगे तो शायद 10-15 मिनट में हो जाए। मैं तो इतना बोल के एक्सप्लेन कर करके हर एक सवाल आपको करा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये वाला कचरा, और ऐसा है कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, तो हमको एफ ऑफ एक्स पूछा है। तो देखिए बस घुमा फिरा के दिया है क्या, कि देखिए एफ ऑफ एक्स ऐसा एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, कुछ भी नहीं, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन। बस यही तो पूछा है, और हमको एफ ऑफ एक्स ही तो मांगा है हमसे। तो 4x क्यूब का इंटीग्रेशन होगा 4 टाइम्स एक्स टू द पावर 4/4 माइनस 3 बाई एक्स टू द पावर 4, यानी कि 3 एक्स टू द पावर माइनस 4। 3 तो बाहर निकल जाएगा, तो ये आएगा 3 एक्स टू द पावर माइनस 3 बाई माइनस 3। तो माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, ये प्लस हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 3, और यहाँ पे आ जाएगा आखिरी में प्लस सी। ये देना ना भूलिएगा, इस सी ट्रबल क्रिएट कर रहा था, इसीलिए आपको ऑलरेडी दे रखा है कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक मोमेंट पे आपका जब निकल गया कि एफ ऑफ एक्स है, ये देखिए 4 कट जाता है, तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस सी। ये सी निकालने के लिए आपको दे दिया एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 2 आप निकालिए। सो एक्स टू द पावर 4 यानी कि 2 टू द पावर 4 प्लस 1 बाई 2 क्यूब प्लस सी, इसका मान है 0। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 रेज़ टू द पावर 4 होगा 16 प्लस 1/2 रेज़ टू द पावर 3 होगा 8 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो c आपके पास यहाँ से आ जाएगा -129/8, यानी कि कांस्टेंट के साथ ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस 129/8। इतना ही आसान था। आशा करता हूँ आपको पूरा एक्सरसाइज 7.1 समझ में आ गया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एक ऐसा सोल्यूशन एक्सप्लेन तरीके से आपको मिलने वाला है यहाँ पे, जो और कोई भी चैनल पे नहीं मिलने वाला है। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में जहाँ पे मैं कंप्लीट सोल्यूशन डिस्कस करने वाला हूँ पूरी तरीके से। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। आपके पास कोई भी दिक्कत आए, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।